गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से सीटेट 2021 की जो परीक्षा हुई थी, जो 5 जनवरी 2022 को आयोजित की गई था, उसके प्रश्नों के श्रृंखला जो सीडीपी में प्रश्न आए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी में प्रश्न आए हुए हैं, उनको आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कथन दिया गया है, 2 कथन है। अभिकथन ये कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरा कह रहा है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही जिम्मेदार उत्तरदायी होता है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। देखिए मैं बताऊं तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें ऑप्शन एक और है जो कह रहा है कि ना तो ए सही है ना तो आर सही है, दोनों गलत है। ये बात दोनों गलत है। बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, दोनों प्रभावित करते हैं। इसमें कह रहा है कि देरी से होने का केवल सिर्फ कह रहा है कि पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करता है, सिर्फ आनुवंशिकता नहीं। अगला कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम उत्तरदायी, वंशानुक्रम कारक ही उत्तरदायी होता है। नहीं, दोनों का गुणनफल होता है तब जाके विकास की क्रिया पूरी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसमें दिख नहीं रहा है आप लोग, इसका दोनों गलत है। ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। अभिकथन एक और अभिकथन दो दोनों गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोनों गलत है, इसमें ए और आर दोनों गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? पहला है दौड़ना, दूसरा है चलना, तीसरा है घसीट कर लिखना, चौथा है कूदना। देखिए सूक्ष्म कौशल जो होता है वो छोटी मांसपेशियों के द्वारा किया गया कौशल होता है, जबकि स्थूल कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशियों के उपयोग के द्वारा, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो दौड़ना जो है स्थूल गतिक कौशल है, दौड़ना स्थूल गतिक है, चलना स्थूल गतिक है, कूदना स्थूल गतिक है। लिखना जो है, घसीट कर लिखना जो है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है घसीट कर लिखना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ऑप्शन ए है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। सामाजिक भूमिकाओं का नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल जो होता है ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है, मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता, इसलिए गलत है। काल्पनिक खेल पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। अगला है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। देखते हैं। अगला है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। जटिल प्रयोगों की योजना बनाना ये फोर्थ स्टेज अर्थात किशोरावस्था में होगा। अगला है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तु को पकड़ना। ये तो पहले वाली में आ जाएगा, 6 वर्ष तक की उम्र में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चा, यही आपका सही हो जाएगा। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण संस्था के रूप में प्रकाश डालता है। देखिए, जो फिल्म और विज्ञापन हैं, यह जो होते हैं ये द्वितीयक संसाधन होते हैं। परिवार जो होता है प्राथमिक संसाधन होता है समाजीकरण का, और जो मीडिया जो होता है द्वितीयक संसाधन होता है। स्कूल जो है ये भी द्वितीयक होता है। ठीक, स्कूल द्वितीयक होता है। तो फिल्मों का विज्ञापन जो होता है मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है, और जो भी क्या कहते हैं इसको, यह द्वितीयक समाजीकरण के स्टेज में आता है। प्राथमिक में आता है परिवार। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिल्मों और विज्ञापनों से जो व्यवहार जो जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत से संकेत जो मिलते हैं, इस जो है संस्था को हम मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि जेंडर समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करती है। जैसे फिल्मों में टीवी और किताबों सहित मीडिया बच्चों को यह सिखाता है कि लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ है ना। तो मीडिया लोगों के जीवन में लिंग की भूमिका के बारे में जानकारी देता है और लिंग की रूढ़ियों को मजबूत करता है, जबकि लिंग समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पहला है अमूर्त सोच की क्षमता। अमूर्त, जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में पहली है इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद सेकंड में है थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त संक्रियात्मक 4th स्टेज में आती है, ये गलत है। अगला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। अगला है दूसरों का नज़रिया लेने की क्षमता, ये भी गलत है। दूसरों के बारे में नज़रिया लेना, दूसरों को क्षमता समझना, ये लास्ट वाले में आएगा। परिकल्पनात्मक निगमन सोच की क्षमता, ये भी 4th में आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता। अर्थात यह 2 से 7 वर्ष जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बालक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता पाई जाती है। इसमें बालक को अध्यापक द्वारा जितना भी कार्य करने के लिए दिया जाता है उसी को लक्ष्य मानकर ठीक उतना ही कार्य करते हैं जितना अध्यापक द्वारा दिया जाता है। ठीक, इनका कार्य जो होता है लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना जरूरी है। देखिए, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए बताना चाहते हैं। पहला है गतिशील और लचीला, दूसरा है संचरित अनम्य, सी है सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, तो डी है आपका यांत्रिक और व्यवहारवादी। यांत्रिक नहीं हो सकता, वो जो है मशीन की तरह काम नहीं करेगा। सहानुभूति और पारदर्शी, सहानुभूति नहीं दिखाना है बच्चों के प्रति। अगला है संरचित और अनमय, ये भी नहीं है। इसमें एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, गतिशीलता होनी चाहिए, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि यदि शिक्षक में सक्रिय होकर बच्चों के साथ किसी भी कार्य की भागीदारी रखेगा तो बच्चे शिक्षक के प्रेरित होकर स्वयं ही कार्य में रुचि दिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए शिक्षक को होना चाहिए गतिशील और शिक्षक के अंदर लचीलापन होना चाहिए, जिससे जो है उपयुक्त सार्थक अध्ययन हो सके तथा सभी बौद्धिक स्तर से बच्चों को पढ़ने में सहजता का अनुभव हो। ठीक, सभी बौद्धिक स्तर के बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, लचीलापन होना चाहिए शिक्षक का। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगला है लेव वागास्की के विचार में
संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। तीसरा है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। और चौथा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। देखिए, लेओ वाइगोत्स्की और पियाजे जो हैं, इनमें आपस में भाषा को लेकर ये मतभेद है कि पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, पियाजे कहते हैं। और लेओगास्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यह कथन है लेओ वाइगोत्स्की का, ऑप्शन नंबर सी। अगर कहें विचार पहले आती है भाषा बाद में आती है, तो पियाजे ने कहा है इसको विचार पहले आता है भाषा बाद में आता है। ठीक, इनका मानना है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक, बालक जो है अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो है भाषा का इस्तेमाल करता है, खुद से बातें करता है। ठीक, इन्होंने उसको बताया कि बालक अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, अगला है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की से जो प्रश्न आ गया, पहला है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है संतुलन, चौथा है पुरस्कार। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है लेओ वाइगोत्स्की ने। ठीक, इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए छात्रों को अधिगम करवाना कि उनका विकास करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन और मार्गदर्शन देना कि समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। ठीक, उनको जो भी सीखते हैं बालक संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए, वो समाज और संस्कृति से सीखते हैं। इसका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, सामाजिक सांस्कृतिक वाला सही ऑप्शन है। अगला है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। पहला ऑप्शन है उद्दीपक प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। दूसरा है पुरस्कार और दंड के द्वारा होता है। तीसरा है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। और चौथा है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में जो होता है वह शिक्षक और छात्रों के बीच सहसहमति से निर्मित होता है, ना कि उद्दीपक अनुक्रिया, ना ही पुरस्कार और दंड, ना ही शिक्षक केंद्रित है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक और बालक सहायता से एक दूसरे की सहमति से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर के द्वारा नियंत्रण होता है। पहला है सजा एवं आज्ञाकारिता विन्यास। दूसरा है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये दूसरी स्टेज में है। तीसरा है कानून और व्यवस्था, ये है तीसरी स्टेज में। चौथा है सामाजिक अनुबंध, ये फोर्थ स्टेज में आता है। तो सजा एवं आज्ञाकारिता जो होता है ये नैतिक विकास के संदर्भ में डर और नकारात्मक परिणाम से जो है डर पर आधारित होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो मुझे सज़ा मिल जाएगी, इसीलिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यही सही है। ठीक, दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं। ठीक, चलिए
इस अवस्था में बालक कोई भी कार्य सचेत निर्णय के कारण नहीं अपितु से बचने के लिए लेता है। वो दंड से बचने के लिए कोई भी निर्णय लेगा कि मुझे मार न खाना पड़ जाए, इसलिए उस डर भय के डर द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, सजा और अभिन्यास। अगला है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता स्पेस बुद्धि की विशेषता है। देखिए, दूसरों के हावर्ड गार्डनर सिद्धांत के द्वारा व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। पहला है भाषाई, दूसरी है प्रकृतिवाद, तीसरा है स्थानिक, चौथा है अंतःव्यक्तिक। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने बहुविधि का सिद्धांत दिया है। जो भी भाषा का उपयोग करने में क्षमता होती है वह कवि में पाई जाती है, लेखक में पाई जाती है, अर्थात उसको अंदर भाषाई कौशल ज़्यादा विकसित है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई। प्रकृतिवादी जो होता है किसानों में पाया जाता है, वैज्ञानिकों में पाया जाता है। स्थानिक जो होता है या मूर्तिकार चित्रकार में पाया जाता है। अंतःव्यक्तिक तो जो होता है जो साधु संत महात्माओं में योगियों में पाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? पहला ऑप्शन है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। दूसरा है मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें। मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें। तीसरा है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। चौथा है छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? लास्ट वाला है छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो यह जो है लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की कमियों को पहचानें और ठीक करें। इसका मतलब है कि बच्चों को कमियों को खुद नहीं सुधारना है। कमियों को पहचान तो सकेगा परंतु उन्हें उसको स्वयं ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक, बालक को स्वयं अवसर देकर ठीक किया जाएगा, ना कि शिक्षक सही करेगा। उनकी कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने के लिए निर्देश दें, वो जाके अपने कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह दर्शाता है, देखिए भैया फिर से जेंडर वाला प्रश्न। हर पेपर में मैंने इसके पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट करवाया है, आप उसमें भी उठा के देखेंगे कि हर पेपर में एक जेंडर पक्षपात से प्रश्न आया हुआ है, जेंडर रूढ़िवादी प्रश्न आया हुआ है। ठीक, उसकी सोच यह दर्शाती है कि मैं गुड़िया का उपहार मिलने पर कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं गुड़िया से थोड़ी खेलूँगा। तो यह कह रहा है जेंडर रूढ़िवादी सोच है उसकी, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक, केवल आ गया ऑप्शन गलत, केवल जहाँ आ जाए तुरंत काट लीजिए। अगला है शिक्षक अध्ययन की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। अगला है सीधे निर्देश विधि द्वारा शिक्षण को सीधे निर्देश नहीं देना है, शिक्षण को करें, निर्देश विधि के द्वारा शिक्षण को करें, गलत है।
अगला है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना नहीं करना है, ये भी निगेटिव है। यही ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। पहला है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना है बच्चों को, जिसमें वो ज़्यादा दिमाग यूज करे, तार्किक चिंतन कर सके। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष हुआ था, ये एक सीमित प्रश्न है, सिर्फ इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष हुआ था, उसको बताना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये भी जो है क्या नाम है बंद अंत वाला प्रश्न है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम बताइए, ये भी सीमित प्रश्न है। अगला है बीजों के अंकुरण के लिए एक हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है, यही ऑप्शन इसका सही है। बच्चों को सक्रिय करना है, सिद्ध करना है, उनको एक रूपरेखा बनवानी है, उनसे कार्य के अवसर देना है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन। अगला है एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। पहला है अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, दूसरा है स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, अगला है छात्र स्कूल के ज़रूरतों के अनुसार, अगला है छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। जो समावेशी शिक्षा होती है वो कहती है कि जो स्कूल होता है वो छात्र की ज़रूरत के अनुसार चलेगा, स्कूल को छात्र के अनुसार ज़रूरत के अनुसार चलाना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है वो छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने, तो वो छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर कौन सा विकार है, यही पूछा है प्रश्न में। पहला है प्रमस्तकीय घाट, दूसरा है गुड़ज वैकल्य, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है गतिमान डिम्बिकता। जो पठन से संबंधित विकार होता है, पठन वैकल्य, पढ़ने से समस्या हो रही है इसलिए पठन वैकल्य अर्थात डिस्लेक्सिया होगा। गणना से संबंधित होगा तो डिस्कैलकुलिया होगा, और अगर लेखन से संबंधित होगा तो डिस्ग्राफिया होगा। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों देखिएगा, डिस्लेक्सिया उसको कहा जाता है इंग्लिश में और पठन वैकल्य कहा जाता है हिंदी में, और डिस्कैलकुलिया को हिंदी में बोला जाता है गुड़ज वैकल्य। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना का बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। नहीं भैया, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने नहीं उजागर करना चाहिए। अगला है इन छात्रों को एक अलग अलग नहीं करना है, ये भी गलत है। अगला है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं अपनाना है, हमको विस्तृत पाठ्यक्रम अपनाना है, विविधता वाले पाठ्यक्रम को अपनाना है, कोई मानक बना के शिक्षा नहीं देनी है। अगला है यही पहला ऑप्शन बच रहा है कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। पहला है सामग्री प्रस्तुतिकरण, दूसरा है संचार और अभिव्यक्ति, तीसरा है सूचना के दृष्टिकोण, चौथा है आपका शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। ये नहीं दिख रहा है, ये चौथा ऑप्शन यही नहीं दिख रहा है आपको।
शिक्षार्थियों के प्रति रूढ़िबद्धता, सामग्री का प्रस्तुतीकरण ये सही है और ये सही है, संचार और अभिव्यक्ति ये भी सही है, सूचना के दृष्टिकोण ये भी सही है। कौन सा नहीं करना चाहिए? ये ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी में है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं फैलाना चाहिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? पहला है उपयुक्त इमारती ढांचा, दूसरा है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अगला है अनिवार्य विशेष शिक्षा। तो देखिए भैया, बढ़ावा नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा नहीं दिया गया है? अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, यही ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनिवार्य रूप से शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है, यही सही है। अगला प्रश्न, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पहला है पढ़कर, देखकर, तीसरा है सुनकर, चौथा है क्रिया करके। तो देखिए, इसमें बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें ABCD दोनों सही है, चारों सही है, चारों ऑप्शन सही है। अगला है कथन 1 कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अध्ययन पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। अगला है अपने अध्ययन पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यार्थियों को एक निर्णय लेने की में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कथन 1 व दोनों सही, ए व आर दोनों सही है और एक ही व्याख्या आर करता है। दूसरा कह रहा है कथन सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। अगला कह रहा है दोनों गलत है, अगला कह रहा है दोनों सही है। तो देखो, इसमें कथन ए व आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है। कह रहा है कि अपने अध्ययन को नियंत्रण रखने के लिए विद्यार्थी को निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखते हैं और क्या नहीं सीखते, ये सही है, ये व्याख्या करता है एक ही। एक कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी अपने स्वयं के अध्ययन को कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, यही दोनों सब सही है। पहला और दूसरा, ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है, यही सही ऑप्शन है। अगला, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हों। पहला है अस्पष्ट, दूसरा है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, तीसरा है अत्यंत जटिल, चौथा है अर्थहीन। इसमें जो होता है, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों, ठीक। एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त जो हो, अस्पष्ट नहीं होगा, अत्यंत जटिल नहीं होगा, अर्थहीन नहीं होगा, यही ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा इसका। अगला है एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की ज़रूरत की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे, ठीक। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निराशा को बढ़ावा दे, गलत है। अभिसारी चिंतन मतलब सीमित उत्तर वाले नहीं है, रटना नहीं है। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। समकालिक सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक है यांत्रिक गतिविधि, गलत है। व्यवहारवादी नहीं, निष्क्रिय है नहीं। अगला है सोशल, एक सामाजिक प्रक्रिया है।
ठीक, बच्चा समाज से ही सीखता है एक्टिविटी करके। ठीक, समाज में गतिविधि के द्वारा समाज में गतिविधि के द्वारा बालक सीखता है। प्राथमिक रूप से बालक समाज से सीखता है। अगला प्रश्न, बुजुर्गों से सीखेगा, अपने माता पिता से सीखेगा, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखेगा। एक सामाजिक प्राथमिक रूप से घर पर ही सीखता है वो सब कुछ। अगला है कथन एक कह रहा है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कथन भी कह रहा है, समस्या समाधान की रणनीतियों अध्ययन में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। कह रहा है ए व आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही, और कह रहा है कि आर दोनों गलत हैं, और ये कह रहा है कि ए व आर दोनों सही है और आर व्याख्या नहीं करता एक ही। देखो, इसमें कह रहा है कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अध्ययन को सुधार करती हैं। सही बात है। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। कथन ए व आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही आएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला आपका। अगला है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है निर्मित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, पहचानना चाहिए। ऑप्शन है प्रचारित करना चाहिए। जो छात्रों के बीच भ्रांतियाँ होती हैं उनकी पहचान करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। शिक्षक का काम होता है छात्रों के बीच हुई भ्रांतियों को पहचान करना चाहिए। भ्रांतियाँ उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, प्रचारित नहीं करना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए कि क्या भ्रम हुआ है बालक को। अगले प्रश्न, छात्रों में भय का भाव अध्ययन में काफ़ी सुधार करता है, अध्ययन के लिए हानिकारक है, अध्ययन के लिए आवश्यक है, अध्ययन में कोई प्रभाव नहीं डालता। जो छात्रों में भय का भाव होता है वह अध्ययन के लिए हानिकारक होता है। कभी भी छात्र को डरा धमका कर आप शिक्षा नहीं दे सकते, दंड के माध्यम से उसको नहीं शिक्षा दे सकते, उनके अंदर भय की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए उसे। अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। पहला है योग्यता की चाह, दूसरा है प्रसिद्धि की चाह, तीसरा है धन की चाह, चौथा है सत्ता की चाह। महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, योग्यता की चाह के लिए छात्र जो है सीखने के लिए प्रेरित हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज के दिन का लास्ट है, अर्थपूर्ण अध्ययन को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत है। अगला है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये लास्ट वाला है, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए, यही वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यही सही आपका उत्तर हो जाएगा, डी वाला। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड कैसा रहा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बताएं भैया, सीटेट का जो भी प्रीवियस ईयर होता है वह सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं बार बार, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सीटेट 2021 के नाम से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और 3 वीडियो मैंने डाला है उसको देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।